नमस्कार। आज हम जिस वाद्य की बात करेंगे उसका नाम है सारंगी। सारंगी आपने देखी होगी, सुनी भी होगी। इतनी सुमधुर इसकी वाणी है। सारंगी का गायन संगति के लिए सबसे उपयुक्त वाद्य माना जाता है। इसकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है। अक्सर ख्याल गायन और ठुमरी गायन के साथ इसकी संगति होती है। इसकी उत्पत्ति के विषय में बात करते हैं। इसकी उत्पत्ति मध्यकाल में मानी जाती है। संगीत रत्नाकर जो कि 13वीं शताब्दी में लिखा गया, उसमें सारंगी नामक वीणा का उल्लेख मिलता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि उसी सारंगी का परिष्कृत रूप है या वो सारंगी है। कुछ विचारकों की सम्मति में शारंगदेव द्वारा आविष्कृत सारंगी वीणा आगे चलकर सारंगी का रूप धर लिया, ऐसा जैसा मैंने अभी आपको बताया। पर कुछ लोग इस वीणा को निशंक वीणा कहते थे। उन्होंने कहा कि इसका नाम निशंक वीणा था, जो कि बाद में सारंगी हुआ और उसके बाद सारंगी हो गया। इसके अलावा 16वीं शताब्दी में संगीत नारायण नामक एक ग्रंथ प्राप्त होता है। उसमें भी सारंगी से मिलते जुलते वाद्य का विवरण प्राप्त होता है। तो ये तो हुई इसकी उत्पत्ति की बात। अब बात करते हैं इसकी बनावट की। तो सारंगी जो वाद्य है उसके लिए साल या पनस की लकड़ी है, ठोस जो लकड़ी है उसका प्रयोग किया जाता है बनाने के लिए। इसको ये दिखने में मोटा, चौड़ा, भारी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगता है देखने में। जैसे कि सितार हुआ, वीणा हुई, ये देखने में बहुत आकर्षित करते हैं वाद्य। पर सारंगी उतना आकर्षक वाद्य नहीं है दिखने में, किंतु इसकी जो वाणी है, इसकी जो आवाज़ है, वो इतनी मधुर और मानव कंठ से मिलती जुलती है कि गायन संगति के लिए सर्वथा सबसे उपयुक्त जो वाद्य माना जाता है वो सारंगी को माना जाता है। इसके जो नीचे का हिस्सा होता है वो खाल से मड़ा होता है, जिसे मंधान कहते हैं, और जो चौड़ा होता है और उसका दूसरा सिरा जो होता है वो सकड़ा होता है। जैसा कि अभी आपने सारंगी की पिक्चर जब देखी तो देखा भी होगा कि इसका जो नीचे का हिस्सा है वो चौड़ा है और ऊपरी हिस्सा जो है वो सकड़ा है। इसके अलावा इसके ऊपर 4 तार बंधे होते हैं, जिनमें 3 तांत के होते हैं और 1 तांबे का तार होता है। तीनों जो तांत के तार हैं वो सापसा में मिलाए जाते हैं और चौथा तांबे का जो तार है वो मध्यम या गंधार में मिलाया जाता है। सारंगी वादकों के अनुसार तांतों की जो मोटाई है उसका सही अनुपात होना अति आवश्यक है। माफ़ कीजिएगा, जो तांत की जो मोटाई है उसका अनुपात सही मात्रा में होना अति आवश्यक है, अन्यथा सारंगी की जो आवाज़ है वो सुमधुर प्रतीत नहीं होगी। तो इसकी जो जोड़ी की तांत है वो 18 हिस्से मोटी होती है। अगर मान लिया जाए कि अगर 18 हिस्से मोटी है जोड़ी की जो तांत है, तो पंचम की तांत जो होगी, देखिए जोड़ी की तांत सापसा जो कि ना सात जो है वो जोड़ी का तार हुआ, जोड़ी की तांत हुई। पंचम की जो है, तो अगर सा वाली जो तांत है दोनों, वो अगर 18 हिस्से मोटी है तो पंचम की जो तांत होगी वो 22 हिस्से मोटी होगी। इसी तरह खरज की जो तांत होगी वो 18 हिस्से मोटी होगी। खरज की तांत यानी तांबे की जो तार होगा। इसमें नीचे की ओर 11 से लेकर 22 तक तरबें होती हैं। इनको राग की प्रकृति के अनुसार मिलाया जाता है कि हम जो भी राग गा रहे हैं उस राग के स्वरों में वो तरबों को मिलाया जाता है। इसकी बात आती है इसको बजाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल होता है। तो इसे बजाने के लिए धनुषाकार गज या बो का इस्तेमाल किया जाता है। गज को दाएं हाथ से पकड़ा जाता है और स्वर निकालने के लिए बाएं हाथ की पहली, दूसरी और तीसरी उंगली के नाखूनों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, बहुत विशेष बात है। वायलिन बजाने के लिए हमेशा उंगली के जो पोर होते हैं उनसे उसे दबाया जाता है तार को, लेकिन सारंगी में उंगली से नहीं, उंगली के नाखून से तार को छुआ जाता है और गज या बो से उस पर घर्षण किया जाता है। तो इसीलिए पेशेवर जो सारंगी वादक होते हैं उनके नाखून अक्सर घिसे हुए आप देखेंगे। इस साज पर गायकी का जो पूरा आवाज़ है वो पूर्ण रूप से सफलता से बजाया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये गले की जो आवाज़ है उससे मिलती जुलती इसकी आवाज़ होती है काफ़ी हद तक। इसलिए इसमें गायकी के सभी अंगों का समावेश करके बहुत बखूबी निकाला जा सकता है इसके ऊपर। अब इसके बारे में बात करते हैं
इससे मिलते जुलते कुछ वाद्य जैसे। तो बंगाल में एक प्रकार मिलता है सारंगी का, जो आकार में छोटा होता है, हल्का होता है, लगभग वायलिन के समान होता है, ऐसा समझिए। उसे बंगाल की सारंगी कहा जाता है। बंगाल की सारंगी और वायलिन में अंतर ये होता है कि वायलिन में तरबें नहीं होती हैं, जबकि बंगाल की जो सारंगी है उसमें तरबें होती हैं। इसी तरह इसी जाति के दो वाद्य और भी मिलते हैं जिनकी चर्चा करना इसमें ज़रूरी रहेगा। एक सारिंदा और दूसरा चिकारा। सारिंदा जो है वो सारंगी जैसा ही कुछ दिखता है, परंतु इसमें सारंगी की तरह 4 तार नहीं होते, इसमें सिर्फ 2 ही तार होते हैं। और जोगी और भिखारी जो हैं वो अक्सर इसका प्रयोग किया करते हैं गाने बजाने के लिए, अपनी जब भिक्षा मांगते होते हैं तब। दूसरा है चिकारा। चिकारा में 3 तार होते हैं और उसमें 5 तरबें भी होती हैं, जबकि सारिंदा में तरब नहीं होती है, लेकिन चिकारा में 5 तरबें भी होती हैं। कहा जाता है कि स्वर्गीय बुंदू खां साहिब जो थे वो बांस के आधार पर उन्होंने एक नए किस्म की सारंगी का आविष्कार किया था, जिसमें वे गायकी के सभी अंगों को बड़ी सफलता से दर्शाया करते थे। बुंदू खां जो थे बहुत बड़े सारंगी नवाज हुए हैं, तो उन्होंने अपने खुद के द्वारा एक सारंगी का आविष्कार किया था, जिसके बारे में भी बात की हमने। तो सारंगी का जो विवरण था वो मैंने आपको बताया कि वो किस तरह से बनता है, किस तरह से उसका प्रयोग है, किस तरह से उसे बजाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आगे फिर किसी और टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।